वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस सेशन में स्टार्ट करवाने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 का, जो 7 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था आपकी सेकंड शिफ्ट में। मतलब 3 बजे से जो पेपर हुआ था उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन को। और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। देखिए पहले क्वेश्चन को कि पीटी ऊषा इससे जुड़ी हुई हैं। तो पीटी ऊषा इनमें से किस गेम से जुड़ी हुई हैं? पीटी ऊषा एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। उन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी बोला जाता है उन्हें। और ये किस राज्य से संबंध रखती हैं पीटी ऊषा? ये केरल राज्य से संबंध रखती हैं। किस राज्य से संबंध रखती हैं? केरल राज्य से। इनको गेम में इनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। किसको? पीटी ऊषा को अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि किस राज्य में पहली बार कोहिनूर मिला था? तो कोहिनूर सबसे पहले कहाँ मिला था? कोहिनूर सबसे पहले मिला था गोलकुंडा की खान में। कहाँ पर? गोलकुंडा की खान में मिला था। और ये खान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो किस राज्य में सबसे पहली बार कोहिनूर मिला था? तो वो मिला था आपको आंध्र प्रदेश में। कोहिनूर जो हीरा है वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर हीरा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सर्वोदया अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय क्या होता है? सर्वोदय क्या होता है? सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका उदय या फिर सबका विकास। सर्वोदय मतलब क्या होता है? सबका उदय या फिर सबका विकास। जो किसी वर्ग को ना देखे, जो किसी जाति को ना देखे, जो किसी वर्ग को ना देखे और जो किसी जाति को ना देखे, जो शोषण मुक्त हो, वो विकास कैसा विकास होता है? वो सर्वोदय विकास होता है। इसका जो इस अवधारणा के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी। तो सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। और सर्वोदय का जो मतलब होता है वो क्या होता है? सबका उदय या फिर सबका विकास हो। वो विकास जो किसी वर्ग से रिलेटेड ना हो, जो किसी विशेष जाति के लिए ना हो और शोषण मुक्त हो। क्या हो? शोषण मुक्त हो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो पृष्ठभाग यानी टेल आने की प्रायिकता क्या है? अगर दो सिक्कों को उछालेंगे तो या तो दोनों हेड आएंगे या फिर दोनों टेल आएंगे, या फिर एक हेड एक टेल आया, या फिर एक टेल और एक हेड आया। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? 2 भाग टेल की। 2 भाग टेल कितनी बार आए हैं? एक बार। और टोटल ये प्रोबेबिलिटी कितनी बार हो सकती है? 4 बार। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो महेश्वर मंदिर स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है खरगोन में। और महेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है आपके नर्मदा नदी के तट पर। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो झीलों का शहर किस शहर को बोलते हैं हम? झीलों का शहर बोला जाता है भोपाल को। झीलों का शहर किसको बोला जाता है एमपी में? भोपाल को। तो यही इसका राइट आंसर होगा।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत कहाँ से है। तो श्री सिंगाजी थर्मल पावर योजना आपकी स्थित कहाँ पर है। पहले तो ये बता देते हैं, ये स्थित है आपकी खंडवा में। कहाँ पर स्थित है, ये खंडवा में स्थित है। और ये किसके अंदर आती है, ये मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MPPGCL के अंतर्गत आता है ये श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना। और ये जो आपका स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और खंडवा में कौन सा आपका जलाशय है, कौन सा रिजर्वायर है, तो वो है इंदिरा सागर जलाशय। तो श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का जो स्रोत है वो इंदिरा सागर जलाशय है। ये नर्मदा नदी पर है और खंडवा में स्थित है। ये MPPGCL मतलब मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 रंगे हुए बक्सों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। पीला बक्सा लाल बक्से के बाएं है। चलिए हम साथ में ही क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, साथ में ही इनको लिखते चलते हैं। तो पीला यानी कि येलो जो बक्सा है लाल बक्से के बाएं है। लाल बक्सा यानी कि रेड हमने यहाँ रखा, तो इसके बाएं कौन सा हो गया आपका पीला बक्सा। अब देखते हैं हरा बक्सा नीले और गुलाबी बक्से के बीच में है। तो पहले इस लाइन को ना पढ़ते हुए और आगे देखते हैं, क्योंकि ये इन दोनों से कहीं से क्लियर नहीं हो रहा हमारा बाई और येलो और रेड से। तो अगला और देखते हैं कि काला बक्सा अंतिम छोर पर है। अब ये किस अंतिम छोर पर है, इसको भी हम क्लियर नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि अगली लाइन को देखते हैं कि सफेद बक्सा काले बक्से के बाएं हैं। तो अगर काला बक्सा एंड छोर पर है, इधर छोर पर होगा, तो इसके बाएं कोई सा नहीं होगा। तो क्या किस एंड पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। हमने ब्लैक बक्से को इधर रख दिया, BLAC के लिख दिया। ये ब्लैक बक्से को इधर रख दिया। इसके लेफ्ट में मतलब इसके बाएं में कौन सा बक्सा है, सफेद यानी कि व्हाइट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला दिया है कि नीला बक्सा लाल बक्से के दाहिनी ओर है। तो लाल बक्सा यहाँ पर है, इसके दाहिनी ओर कौन सा हो जाएगा आपका ब्लू। इसके दाहिनी ओर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ब्लू। इनको हम दोबारा से लिख लेते हैं इसी सीरीज में। ये हमने बाई लिख लिया इधर, इधर R, और ये है आपका ब्लू, और ये यहाँ पर लिख लिया व्हाइट, और यहाँ लिख लिया हमने ब्लैक। ये हमने पूरे इसलिए लिखे क्योंकि दोनों आपके B से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों में सेकंड अक्षर जो है कि L है, तो पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि अब इस लाइन को देखते हैं कि हरा बक्सा नीले और गुलाबी बक्से के बीच में है। नीला यहाँ पर होगा तो गुलाबी कहाँ पर होना चाहिए, इधर पिंक, और हरा जो बक्सा है इनके बीच में होगा, तो ग्रीन कहाँ होना चाहिए, इसके बीच में। देखिए 7 कलर पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कलर पूरे हो गए। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन सा बक्सा गुलाबी बक्से के दाहिनी ओर है। तो गुलाबी मतलब पिंक बक्सा कहाँ पर है, यहाँ इसके दाहिनी ओर कौन सा है, व्हाइट। व्हाइट कौन सा होता है, सफेद होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, व्हाइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है। भारत की सबसे बड़ी जो मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, इग्नू। कौन सी है, IGNOU। इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसका नाम है। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी स्थित है भोपाल में। जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और ये भोपाल में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि यदि बीते हुए कल के पूर्व दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा। तो कल का जो बीता हुआ दिन है उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमने टुडे लिख दिया, ये हमने यस्टरडे यानी कि कल बीता हुआ कल लिख दिया,
और इसके एक दिन पूर्व बीते हुए कल के पूर्व दिन क्या बार था? गुरुवार था। हमने यहाँ पर गुरुवार लिख लिया। तो कल क्या बार होगा? कल होगा शुक्रवार। और आज क्या बार होगा? आज होगा शनिवार। तो पूछा है कि रविवार कब होगा, तो इसके बाद में क्या बार आएगा? रविवार। ये कब होगा? आने वाले कल को। कब होगा? आने वाले कल को रविवार होगा। तो आने वाला कल को क्या बोलते हैं हम? टुमारो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि कृष्णा इज कॉल्ड दिस, तो ईश्वर को हम क्या कोड करेंगे? तो इसके बीच में पहले रिलेशन देखते हैं। इसको हमने लिख लिया KRISHNA। इसके नीचे हमने इसका कोड लिख लिया। कोड क्या दिया है? JQHRGMZ। देखिए इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है? इसमें रिलेशन दिया है आपका हर वर्ड में आपका -1 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? -1, मतलब जो वर्ड दिए हैं इसका पिछला वर्ड ले लिया गया है। तो अब ईश्वर में हम क्या करेंगे? इनके पिछले वर्ड लेंगे। तो क्या लिखेंगे? ESHWAR। जब इनके पिछले वर्ड लिखे, ई का पिछला वर्ड क्या होगा? D, S का पिछला वर्ड क्या होता है? R, H का क्या होता है? G, W का क्या होगा? V, A का Z और R का क्या होगा? R से पहले आपका क्या आता है? Q। ये क्या हो जाएगा? DRGVZQ। ये आपके किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, DRGVZQ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कोड पर ही रिलेटेड है। इसमें कोड क्या दिया है? किस चीज का निकालना है हमें? PAPER का। इसका कोड क्या दिया है? SCTGW। तो इसमें जो रिलेशन दिया है वो आपका किस तरीके से रिलेशन दिया है देखते हैं। पहले में क्या किया है? P में अगर 2 जोड़े QR, तो अगला जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा? S। यहाँ कितना ऐड किया है? इसमें 2 ऐड किया है। फिर इसमें कितना ऐड किया है? 1 ऐड किया है। P के बाद QRS मतलब 3 ऐड किया है। इसमें E के बाद FG मतलब 1 ऐड किया है। फिर इसमें कितना ऐड किया है? इसमें आपका RSTUVW मतलब इसमें ऐड किया है आपका 4। तो यही जो रिलेशन है वो आपका अगले में कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब मदर को जब हम देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे? जो अल्टरनेट वर्ड हैं, मतलब फर्स्ट इसमें आपका 1 ऐड होगा तो O के बाद P छोड़ के कौन सा आएगा? Q। इसी तरीके से अगला ये है, H में एक छोड़ के आपका क्या आएगा? J आएगा। इसी तरीके से Z में, सॉरी ये R है, R में आपका एक छोड़ के क्या आएगा? यहाँ पर S के बाद T। ये 3 वर्ड हमें मिल चुके हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका क्रॉस हो गया। ये ऑप्शन लास्ट में T है, तो वो आपके फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिए हैं। अब इसमें क्या करना है? आपको 2 ऐड करना है। MNO के बाद क्या आता है? P। अगला वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? P। T में हम ऐड करेंगे 3 को, तो T में 3 ऐड करने पर T के बाद 3 ऐड करने पर क्या आएगा? X आएगा। इसी तरीके से E में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करने पर इसमें क्या आएगा? J आ जाएगा। तो जो कोड बनेगा वो क्या बन के आएगा यहाँ पर? PQXJJT। ये आपके किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत का जब संविधान बना था तब उसमें अनुच्छेद थे 395 आर्टिकल्स थे और उसमें 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। कितने थे? 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अगर प्रेजेंट
डेट की बात करें तो अब आर्टिकल कुल मिलाकर कितने हो गए हैं संशोधित करके 448 आर्टिकल, भाग अभी भी 22 ही हैं, और जो शेड्यूल हैं वो अमेंडमेंट के बाद कितने हो गए हैं, जो आपकी अनुसूची हैं वो बढ़ के 12 हो गई हैं। तो जो आंसर होगा आपका क्या पूछा है कि संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, तो मूलतः संविधान में अनुच्छेद थे 395। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था। संविधान आपका लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और जो पहला संशोधन हुआ था वो 1 साल बाद 1951 में हुआ था। संशोधन पहला कब हुआ था? 1951 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये भी आपके कोड पर रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि TWENTY को क्या लिखा जाता है? TWEYTN क्या लिखा है यहाँ पर? ये N लिखा है। तो क्या मैगजीन का कोड क्या होगा? MAGAZINE का कोड क्या होगा? अब देखते हैं पहले में इसका रिलेशन क्या दिया है। पहले में देखिए आधे अक्षर, आगे के जो आधे अक्षर हैं वो जैसे के तैसे लिखे हुए हैं, ये जैसे के तैसे उतरे हुए हैं। फिर अगले में ये इस तरीके से क्रॉस करके लिखे हैं। एन आपका इधर फर्स्ट है, इधर लास्ट दिया है, और ये बाय आपका ऊपर लास्ट में है तो नीचे ये आपका फर्स्ट में दिया है। तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे तो इसमें जो आधे यहाँ पर होंगे 8 अक्षर हैं, तो 4 आधे हम जैसे के तैसे लिख देंगे। तो MAGA जैसा का जैसा आएगा, E आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद आएगा N, उसके बाद आएगा I और उसके बाद आएगा Z। तो MAGAENIZ आपके किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक मास गतिशीलता प्रणाली किस शहर के हवाई अड्डा परिसर से शुरू हुई है? तो भारतीय शहर की जो इलेक्ट्रॉनिक मास गतिशीलता प्रणाली है वो शुरू हुई है नागपुर शहर के हवाई अड्डा परिसर से। कहाँ से? नागपुर शहर से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि मई 2017 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो CBSE के जो सचिव हैं वो कौन हैं? अनुराग त्रिपाठी। प्रेजेंट में भी जो CBSE के सचिव हैं वो प्रेजेंट में CBSE के सचिव जो हैं वो अनुराग त्रिपाठी ही हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक खास कोड भाषा में इसका अर्थ दिया है ऑलिवर डेनिम, इसका अर्थ दिया है वियर ओनली पैंट्स, और इसका अर्थ दिया है ऑल पैंट्स टियर। तो इस भाषा में लाबी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? हम इसको कैसे निकालेंगे? लाबी पहले हम देखते हैं किस वर्ड में आ रहा है। इसमें मतलब ऑल वियर डेनिम में आ रहा है। तो इसमें से कॉमन चीज हमें कहाँ पर मिल रही है? देखिए आपका जो वर्ड दिया है ली, हमें इसमें कॉमन दिख रहा है और इसमें कॉमन दिख रहा है, और इन दोनों के अर्थ में जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिया है? ऑल। तो ली का अर्थ क्या निकल के आया? ऑल। तो ये यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अगला दिया है हमें निकालना है लाबी का, तो पेपे को PEPE को देखेंगे हम, वो आपके इस वर्ड में दिया है और इस वाले में दिया है। तो यहाँ पर जो दोनों कॉमन है वो क्या दिए हैं? वियर दिए हैं। तो जो आपकी LEVI का जो कोड आएगा, लेवी का कोड, वो क्या लिखा आएगा? डेनिम। यहाँ पर क्या बचा है? ओनली डेनिम। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठवा है। बायां छोर इधर है, इधर से ये छठवा कौन सा है? राजन है।
उसके बाद विनय दाएं छोर से 10वां है। ये विनय देखा, विनय को दाएं छोर से, ये दायां छोर है, इधर दाएं छोर से इसको कौन सा लिया गया है, 10वां लिया गया है। और राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, यहाँ पर कुल मिला के 8 लड़के हैं। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, इसकी पोजीशन क्या है, 6 है, 8 लड़के बीच में हैं, और विनय की पोजीशन क्या है, 10वीं है। टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ने पर क्या आएगा, 24। तो टोटल जो बच्चे होंगे, टोटल जो लड़के होंगे पंक्ति में, वो कितने हो जाएंगे आपके, 24। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है कि पश्चिम में अरब सागर के साथ लगे भारत के राज्य कौन से हैं। तो पश्चिम में अरब सागर के साथ जो आपके राज्य लगते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके कर्नाटक। कौन से हैं, वो आपके हैं कर्नाटक, गोवा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये आपके राज्य हैं। ये तमिलनाडु लिखा है यहाँ पर। ये आपके 6 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो टच होते हैं, लेकिन हमें पूछा है सिर्फ राज्यों के बारे में, तो हम राज्यों की बात करते हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक, गोवा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इनमें से जो कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप आपका दोनों का ग्रुप का आंसर होगा। तो तमिलनाडु और उड़ीसा में से तमिलनाडु मिलता है, राजस्थान और केरल में से केरल मिलता है, महाराष्ट्र और पंजाब में से महाराष्ट्र मिलता है। ये जो दोनों राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये दोनों आपके अरब सागर के साथ लगे भारत के राज्य हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर किसके पास में है। तो बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर किसके पास में है, नरसिंहगढ़ के पास में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इनमें से विषम कौन सा होगा। देखिए, किड हम इंसान के बच्चे को बोलते हैं, पपी यानी कि पिल्ला कुत्ते को बच्चे को बोलते हैं, मेमना आपका भेड़ का बच्चा बोला जाता है, कुत्ता जानवर है। यहाँ पर बच्चा, ये तीनों जो ऑप्शन है वो बच्चे के दिए हैं, तो जो विषम ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, डॉग यानी कि कुत्ता। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कान्हा किसके लिए जाना जाता है। कान्हा किस नाम के लिए जाना जाता है। कान्हा संग्रहालय नहीं है, गुफा कला नहीं है, मूर्तियां नहीं है। कान्हा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है सतपुड़ा में। कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा में ये स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि इंटरनेशनल फेंसिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो इंटरनेशनल फेंसिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय पहले थे वो कौन थे, सीए भवानी देवी थी। कौन थी पहली भारतीय, सीए भवानी देवी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, ये बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में है। और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्या है, चित्रकूट वाटरफॉल जो है, चित्रकूट जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग इसकी ऊंचाई है 90 फीट। कितनी ऊंचाई है इसकी, लगभग 90 फीट है। और ये किस नदी पर स्थित है, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर। ये स्थित कहाँ पर है, बस्तर में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। तो कथन और निष्कर्षों पर आधारित इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कथन दिया है कि कोई ब्रेड मक्खन नहीं है। क्या दिया है यहाँ पर कि कोई ब्रेड मक्खन नहीं है। ये हमने मक्खन यानी कि मक्खन को हमने यहाँ एम लिख लिया।
अगला दिया है कि कोई बन ब्रेड नहीं है, यहाँ पर इसका और बन का कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये भी इस तरीके से यहाँ रिलेशन बन जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर सभी बन ब्रेड हैं, तो देखिए कि ब्रेड में और बन में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया, ब्रेड में सॉरी बन में और मक्खन में, तो पहला तो सीधे से ही क्रॉस हो जाएगा आपका। दूसरा कुछ ब्रेड मक्खन है, तो ब्रेड और मक्खन के बीच में जो रिलेशन दिया है वो हमें दिया है कोई नहीं वाला, तो कोई वाला जो रिलेशन होगा वो क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि कुछ विवाह संगठन हैं, तो कुछ विवाह को मतलब कुछ मैरिज को क्या मान लिया है, एसोसिएशन। कुछ विवाह संगठन है, इसको हमने एस ले लिया। अब दिया है कि कुछ विवाह अनुबंध नहीं है, कुछ विवाह अनुबंध नहीं है, तो ये इस तरीके से बना लिया। ये जो पार्ट है वो अनुबंध नहीं होंगे, इस तरीके से हमने इसको मान लिया। अगला दिया है कि सभी अनुबंध संगठन है, तो अनुबंधों का और संगठनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। अगला दिया है कि सभी संगठन विवाह हैं, तो सभी वाला भी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका यहाँ आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन दिया है कि सभी कुछ डिटर्जेंट साबुन है, कुछ डिटर्जेंट को क्या बना दिया, सोप यानी कि साबुन बना दिया। अब सभी साबुन पाउडर हैं, सभी साबुन को किसके अंदर कर दिया, पाउडर के अंदर कर दिया। ऑप्शन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ डिटर्जेंट पाउडर है, तो कुछ डिटर्जेंट ये जो पोर्शन है पाउडर है, ये राइट हो जाएगा आपका। अगला दिया है कि सभी साबुन डिटर्जेंट हैं, तो सभी साबुन किसके अंतर्गत हैं, पाउडर के अंतर्गत, डिटर्जेंट के अंतर्गत नहीं है, तो ये क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि केवल एक सही है, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। कौन सा, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दाची गांव कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है दाची गांव, ये फेमस किसके लिए है, ये फेमस किसके लिए है, हंगुल के लिए ये फेमस है। हंगुल यानी कि कश्मीरी हिरण के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, कश्मीरी हिरण यानी कि हंगुल के लिए ये फेमस है। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि मदर को क्या कोड किया गया है, LNSGDQ। मदर को क्या कोड किया गया है, MOTHER यहाँ पर लिखा है, इसको क्या कोड किया गया है, LNSGDQ। तो कोड किसका निकालना है, ग्रैंडसन का। ग्रैंडसन का कोड यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इनको जब इनमें हम रिलेशन देखेंगे तो आप गौर करिए, सारे अल्फ़ाबेट्स में -1 करके, मतलब एक पिछला अल्फ़ाबेट यहाँ पर ले लिया गया है। उल्टा देखेंगे तो L के बाद क्या आता है, M, N के बाद O, S के बाद T, G के बाद H, D के बाद E और R, Q के बाद R। तो इस तरीके से हम ग्रैंडसन का लेंगे। ग्रैंडसन का जब कोड लिखेंगे GRANDSON का, तो इसका जो पिछला अक्षर होगा, पिछला अक्षर इसका क्या होगा, F। R का जो पिछला अक्षर होगा वो क्या होगा, Q। A का Z, N का M, D का C, S का R, O का N और N का M। तो जो कोड निकल के आया वो क्या निकल के आया, FQZMCRNM। ये आपके किस कोड में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 18 मई 1974 को भारत को
क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था? तो ये डेट आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। 18 मई 1974 को क्या हुआ था? 18 मई 1974 को आपका पोखरण में, पोखरण कहाँ पर स्थित है? पोखरण स्थित है आपके राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान स्टेट में स्थित है पोखरण। और यहाँ पर भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था? भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। और इसका नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था इसको? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था। ये नाम क्यों दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा? क्योंकि इस दिन बुद्ध जयंती थी। क्या थी? बुद्ध जयंती थी 18 मई 1974 को। इसलिए इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये क्या था? पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में यानी कि राजस्थान में हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 18 मई 1974 को भारत को क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था? तो भारत को न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु शक्ति का दर्जा दिया गया था। किसका? परमाणु शक्ति का दर्जा दिया गया था। और इस वक्त जो पीएम थे, जो प्रधानमंत्री थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला दी है यहाँ पर 11, 12, 17, 18, 23 और 24। तो इसके बाद क्या आएगा? यहाँ रिलेशन हम देख रहे हैं, इनमें 1 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 5 ऐड हो रहा है, फिर क्या हुआ? फिर 1 ऐड हुआ, फिर से 5 ऐड हुआ, फिर से 1 ऐड हुआ, और फिर से जब 5 ऐड होगा तो क्या आएगा यहाँ पर? 29। 24 में जब 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 29। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला दी है 6, 13, 28, 59 और इसके बाद का नंबर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? गौर करके देखेंगे तो पहले के बीच में और दूसरे के बीच में रिलेशन क्या दिया है? इंटू 2 करके क्या कर दिया है? +1 कर दिया है। अगले में क्या किया है? इंटू 2 करके +2 कर दिया गया है। अगले में क्या किया है? इंटू 2 करके +3 कर दिया है। देखिए आप 6 में इंटू 2 का किया 12, 12 + 1 13 होता है। 13 इंटू 2 26, 26 और 2 कितना होगा? 28। इसी तरीके से 28 और 2 कितना हो जाता है? 56। 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 59। अब 59 में जब हम मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 118। 59 में मल्टीप्लाई 2 का करने पर कितना हुआ? 118। 118 में इस सीरीज में यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे हम? 4। जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 122, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो गलत संयोजन पहचानना है हमें। गलत संयोजन क्या हो जाएगा? 0, 8, 24, 60, 120 और 210। गलत संयोजन को हम यहाँ से कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा गलत दिया गया है? तो पहले नंबर को अगर हम देखें तो ये एक तरीके से क्या है? 1 के क्यूब में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। अब 2 के क्यूब में से हम क्या करेंगे? 2 के क्यूब में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो कितना आना चाहिए? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 2 को अगर माइनस किया तो कितना आया यहाँ पर? ये रिलेशन आपको भी फर्स्ट से नहीं समझ में आएगा। हम लास्ट से अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर 5 के क्यूब में से 5 को माइनस किया। 5 का क्यूब क्या होगा? 215। 215 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 210। सॉरी, ये आएगा 6 का क्यूब। सॉरी, 6 का क्यूब क्या होगा? 216 होगा। 216 में से
6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 210। इसी तरीके से 5 का क्यूब क्या होगा 125। 125 में से 5 को माइनस किया 120 आया। और ये क्या होगा आपका इसी सीरीज में 4 का क्यूब। 4 के क्यूब में से 4 को माइनस किया मतलब 64 में से 4 को माइनस किया तो 60 आया। ये क्या होगा आपका 3 का क्यूब। 3 के क्यूब में से 3 को माइनस करेंगे तो 27 में से 3 को माइनस किया तो आया 24। और ये जब माइनस करेंगे 2 के क्यूब में से 2 को तो कितना आना चाहिए 8 में से 2 को माइनस करा तो 6 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कितना दिया है 8। तो गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ के नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, यहाँ पर गलत संयोजन कौन सा दिया है। गलत संयोजन का पता यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन हम जूम कर लेते हैं। ये दिया है हमें 1 8 27 64 125 और 215। क्या दिया है 1 8 27 64 125 और 215। ये दिया है आपका 1 का क्यूब, ये दिया है 2 का क्यूब, ये दिया है 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। ये क्या होना चाहिए 6 का क्यूब, लेकिन हमें क्या दिया है 216 की जगह 215। तो जो गलत संयोजन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मतलब 215। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सरोद के उस्ताद हैं। तो सरोद एक वाद्य यंत्र होता है। सरोद के उस्ताद इनमें से कौन से हैं, तो सरोद के उस्ताद इनमें से हैं अमजद अली खान। सरोद के जो उस्ताद हैं वो कौन हैं, अमजद अली खान। और अगर अदर ऑप्शन को देखें तो निखिल घोष किसके लिए फेमस हैं, निखिल घोष फेमस हैं आपके तबले के लिए, तबला वादक है निखिल घोष। अल्लाह रखा खान भी तबला वादक हैं। कौन है, अल्लाह रखा खान भी तबला वादक हैं। और जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये फेमस बांसुरी वादक हैं। ये कौन है, ये फेमस बांसुरी वादक हैं। तो सरोद के लिए इनमें से कौन फेमस है, अमजद अली खान। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर राजा रमन्ना ने स्वयं को इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया था। तो राजा रमन्ना कौन थे, भारतीय भौतिकविद थे, मतलब इंडियन फिजिसिस्ट थे। कौन थे, इंडियन फिजिसिस्ट थे। ये भारतीय भौतिकविद थे। और ये किसके लिए फेमस हैं, ये परमाणु परीक्षण के सूत्रधार इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमाणु परीक्षण का सूत्रधार इनको बोला जाता है। किसको, डॉक्टर राजा रमन्ना को परमाणु परीक्षण का सूत्रधार बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर कि डॉक्टर राजा रमन्ना ने स्वयं को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया था। तो ये प्रतिष्ठित किया था इन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर साइंस यानी कि परमाणु विज्ञान में। और इनको इस क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया जा चुका है। किन किन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया जा चुका है इनके योगदान के लिए। किस क्षेत्र में, परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला क्या दी है, 400, 441, 484। ये दिए है 400, 441 दिया है, ये 484 दिया है। ये किसका स्क्वायर दिया है 20 का, ये किसका स्क्वायर दिया है 21 का, और ये किसका स्क्वायर दिया है 22 का। तो यहाँ क्या आना चाहिए 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है।
क्या दिया है कि कोई कोट जूते नहीं है, तो किसी भी कोट को शूज यानी कि जूते से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब दिया है कि कुछ सैंडल जूते नहीं हैं, तो ये जो सैंडल हैं ये जूते हैं और ये जो सैंडल हैं ये जूते नहीं हैं। ये क्या दिया है हमने, यहाँ पर सैंडल ले ले। अब हम निष्कर्ष को मिलाएंगे, निष्कर्ष को मिलाने पर यहाँ पर क्या आएगा कि कुछ सैंडल कोट हैं, तो सैंडल और कोट का कुछ रिलेशन दिया है, नहीं दिया, तो ये यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। अगला दिया है कि सभी कोट सैंडल हैं, तो सभी का भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्याकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को देता है। तो ये जो वर्ड हैं AEHRGN, इनसे अक्षर कौन सा बन रहा है, हमें देखने पर लग रहा है ये अक्षर इनसे बन रहा है हैंगर। कौन सा, HANGER जो वर्ड है वो इन अक्षरों से बन रहा है। तो H का यहाँ पर क्या कोड दिया है, 3 दिया है, हम 3 लिख लेंगे। A का कोड क्या दिया है, 1 दिया है। इसी तरीके से N का कोड क्या दिया है, 6 दिया है। G का कोड दिया है 5, E का कोड दिया है 2 और R का कोड दिया है 4। तो 3 1 6 5 2 4 आपके किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि त्रिकोण की भुजाएं किस अनुपात में दी गई हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में, और उसकी परिमाप कितनी दी है, 155। परिमाप उसकी कितनी दी है, 155 दी है। तो लघुत्तम और महत्तम भुजाओं के बीच में अंतर निकालना है। अब चलिए इसको हम सिंपल अनुपात में चेंज कर लेते हैं, 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 को, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। 15 में 15 को तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या, सॉरी 15 नहीं आएगा इसका, ये इसका कितना आएगा, 30 आएगा। जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 30 आएगा। 2 का 30 में हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार। 3 का 30 में करेंगे 10 बार, और 5 का जब 30 में किया तो 6 बार। ये आपका इसका सिंपली रेशियो आ गया। अब क्या दिया है कि इनका जो परिमाप है वो कितना दिया है, 155। मतलब इन तीनों साइडों का जो टोटल दिया है वो कितना दिया है, 155। इन तीनों का टोटल करने पर कितना आया, 31। 31 बराबर किसके है, 155 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। अब हमें क्या दिया है कि लघुत्तम और महत्तम भुजाओं के बीच में अंतर कितना है, लघुत्तम है 15, लघुत्तम है आपका 6, महत्तम है आपका 15। इनके बीच में जो डिफरेंस दिया है वो कितने का दिया है, 9 का डिफरेंस है। 9 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, 45। जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 45। 45 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है हमें इस सीरीज पर आधारित। तो इसमें क्वेश्चन में है कि अगला जो आपका सीरीज में जो ब्लॉक है वो कौन सा आएगा। तो गौर से देखेंगे, इसमें कोई एक डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिख रहा, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें कि इसमें 4 ब्लॉक खाली हैं, इसमें भी 4 खाली हैं, इसमें भी 4 खाली हैं और इसमें भी 4 खाली हैं। अब ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 खाली हैं। इसमें आपके 5 खाली हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी आपके 5 खाली हैं, ये भी 3 खाली हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपके 5 खाली हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक लिपिक प्रातः में 4.5 घंटे और दोपहर में 2 सही 1/4 घंटे कार्य करती है, तो प्रतिदिन वह कितने घंटे कार्य करती है। कार्य कितना करती है, 4.5 प्लस 2 सही 1/4। इसको सिंपली हमने भिन्न में कन्वर्ट किया तो ये कितना हुआ, 4 दूना 8 और 1 9, 9/2।
प्लस ये कितना हुआ 4 दूना 8 और 1 9/4। इस तरीके से ये हमने लिख लिया। तो ये क्या होगा यहाँ पर ये हमने लिया, इसका एलसीएम लिया, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले हम इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करके बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से जब इसमें 4 में डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना हो गया 27/4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 छक्का 24 और 25 26 27, 3 आपका कैरी बचा, और ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका 6 से ही 3/4। अब इसको हम बहुत ही एक सिंपल तरीके से भी आपको करवाते हैं। ये क्या दिया है 4 से ही 1/2, और ये दिया है 2 से ही 1/4। हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट दिया है इसको अलग से ऐड कर लेंगे, 4 + 2 प्लस क्या कर देंगे बचे हुए पार्ट को ऐड करके। ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर छोटी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो 4 और 6 2 ऐड करने पर कितना हुआ 6, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, 2 का कैरी 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 में 2 यहाँ लिख दिया, प्लस 4 का इसमें जब डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 + 3/4। 6 + 3/4 को हम 6 से ही 3/4 भी लिख सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें क्या किया गया है आपका, ये जो दिए हैं इनमें इन दोनों वर्गों को अतिव्यापित यानी कि ओवरलैप किया गया है। तो जो रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट कैसे आएगा देखिए, अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर क्या लाइन आएगी आपकी, इसी तरीके की लाइन आएगी, और यहाँ पर भी किस तरीके की लाइन आएगी, सिंपली इस तरीके की। मतलब दोनों आपको एक ही तरीके के दिए हुए हैं। तो जो सिंपली आपका बनेगा वो कौन सा आंसर बनेगा, ऊपर वाले में आपका हॉरिजॉन्टल दिया है और नीचे वाले में जो दिया है वो आपका वो वर्टिकल दिया है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अगली आकृति कौन सी आएगी, यहाँ पर ये जो एरो है नीचे की ओर दिया है, अगली में एरो है ऊपर की ओर। इसमें एरो इस तरफ है तो अगली में एरो कहाँ पर आना चाहिए, इस साइड में। तो अगली में एरो मतलब सेकंड नंबर के ऑप्शन में आपको इस साइड में एरो दिया है, तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, इनमें एरो नहीं दिया हुआ उस साइड में। अब ये क्वेश्चन दिया है अगला आपका एवरेज से रिलेटेड, औसत से रिलेटेड दिया है। क्या दिया है कि 20 छात्रों की एक कक्षा ए की जो औसत आयु है वो दिया है 16। अगली 20 छात्रों की कक्षा बी की जो औसत आयु है वो 15 दी है। अगली 20 छात्रों की जो औसत आयु दी है वो 17 दी है। तो इसमें हम कैसे इनकी तीनों की संयुक्त औसत आयु निकालेंगे। तो एक सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे 20 × 16 प्लस 20 × 15 प्लस 20 × 17, इस तरीके से आपने लिख लिया। नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 20 प्लस 20, यहाँ इस तरीके से आपने लिख लिया। अगर ऊपर से आप 20 कॉमन ले लेंगे और 20 कॉमन ले लिया आपने नीचे से, तो ऊपर कितना बचा 16 प्लस 15 प्लस 17, और नीचे कितना बचा यहाँ पर आपका 20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3। 20 से 20 तो हमने यही कैंसिल कर दिया, तो ये कितनी एवरेज एज निकल के आएगी आपकी 16। अब आप इसको इतना ना लिख के आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों जो क्लास हैं उनमें छात्र 20 20 20 ही दिए हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, इसको और इसको तीनों छात्रों की तीनों क्लासों में जो छात्रों की संख्या है उसको जो औसत आयु इनकी दी है उसको जोड़ दिया, और ये औसत आयु कितनी क्लासों की दी है 3 क्लासों की। तो सिंपली यहाँ से भी हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ये टोटल करने पर कितना हो जाएगा 48/3 कितना होता है 16। तो जो एवरेज एज आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 2।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 3 दोस्त ABC एक गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ते हैं, एक पूरा चक्कर क्रमशः 24, 36 और 20 सेकंड में करते हैं, तो कितने मिनट बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, ये 24, 36 और 20 इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेते हैं हम, ये तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से ये 6 बार, ये 9 बार और ये 5 बार। हम बड़े से डिवाइड करके देख लेंगे जो इनसे तीनों डिवाइड हो रहे हैं। अब देखते हैं हम 3 से डिवाइड करके, तो ये 2 बार हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, अब ये 5 बार। 5 का 5 जैसे कि तैसे लिख देंगे। अब कोई भी नंबर सिंगल एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा तो हम इन सबका मल्टीप्लाई ले लेंगे। इन सबका मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 4 × 3 12 और ये 5 × 3 15 × 2 30। 12 × 30 क्या हो जाएगा आपका 360। 360 किस में आया ये आपका आंसर, ये हमने निकाला था सेकंड में, तो ये आंसर किस में आएगा सेकंड में। अब ऑप्शन जो दिए हैं वो मिनट में दिए हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 60 से कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल 6 बार, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 6 मिनट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि राधा और संगीता दोनों एक साथ कार्य को 10 दिनों में करती हैं। राधा प्लस संगीता दोनों कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। संगीता और पूनम उस कार्य को 12 दिन में पूरा करती हैं, और जबकि राधा और पूनम उसे 15 दिन में पूरा करती हैं। तो पूनम कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो पूनम का कार्य निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी कंबाइंड जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वो निकालनी पड़ेगी। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा 60। तो ये 10 से 60 को डिवाइड किया 6 बार, 12 से 60 को डिवाइड किया 5 बार, 15 से 60 को डिवाइड किया 6 बार। तो राधा और संगीता की जो कॉमन एफिशिएंसी है वो टोटल एफिशिएंसी वो 6 आएगी। संगीता और ये पूनम की जो एफिशिएंसी है वो 5 आएगी, और राधा और पूनम की है वो कितनी आएगी 4 आएगी। हमें किसका काम निकालना है, पूनम का निकालना है। तो अगर हम इन दोनों के काम में से इसकी माइनस कर देंगे तो पूनम की क्या आएगी, डबल एफिशिएंसी आएगी। यानी कि संगीता और पूनम प्लस ये राधा की एफिशिएंसी में से अगर हम माइनस करेंगे राधा प्लस संगीता की एफिशिएंसी, क्या करेंगे, राधा और संगीता की एफिशिएंसी हम माइनस करेंगे। तो R और S से यहाँ R और S कैंसिल कर देंगे, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 + 4 - 6। तो ये कितनी हो जाएगी 9 - 6 = 3। तो 2p बराबर कितना आ जाएगा, 2p बराबर आया 3, तो p बराबर क्या आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। कितनी आ गई पूनम की एफिशिएंसी 1.5 आ गई पूनम की एफिशिएंसी। तो और टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम दिया है 60। टोटल काम कितना दिया है 60 दिया है। 60 को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे, ये दशमलव हटाए यहाँ पर 0 लगा दी, 15 से ये 4 बार कैंसिल हो गया। तो जो एफिशिएंसी आएगी वो जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 40 दिन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि दिलीप ने अच्छी तरह फेंटे पत्तों के पैक में से 19 पत्ते चुने, जिनमें से 10 लाल हैं और 9 काले हैं। लाल किसके किसके होते हैं, लाल होते हैं आपके ईंट और पान के। तो ये कितने दिए हैं, लाल दिए हैं 10 दिए हैं, 9 काले हैं। काले काय काय के होते हैं आपके, ये होते हैं चिड़ी के और हुकुम के। ये कितने हैं 9 दिए हैं। अब दिया है यदि पान के पत्ते चिड़ी के पत्ते से 2 गुने हैं, तो पान को क्या कर दिया 2 गुना कर दिया चिड़ी के पत्तों का, और ईंट के पत्ते चिड़ी के पत्ते के 3 गुना है। ईंट को क्या कर दिया चिड़ी के पत्ते का 3 गुना कर दिया। तो सेट में हुकुम के पत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। हुकुम के पत्तों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर C कितना दिया है, टोटल यहाँ पर जो पत्ते हैं वो कितने दिए हैं, इसमें जब हम C निकालेंगे तो यहाँ से C कितना निकल के आएगा, I की वैल्यू ईंट के पत्ते कितनी हो जाएगी 3C प्लस P यानी कि पान के पत्ते कितना हो जाएगा 2C बराबर किसके है 10 के। तो 5C बराबर कितना हो जाएगा,
10, तो c बराबर क्या हो जाएगा 10/5 मतलब 2। 2 को अगर हम यहाँ रखते हैं तो 2 + h बराबर किसके हो जाएगा 9 के, और h बराबर किसके हो जाएगा 9 - 2 मतलब 7 के। तो हुकुम के पत्ते कितने निकल के आए आपके 7, टोटल पत्ते हुकुम के 7 निकल के आ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 12 × 12 + 2 × 12 × 15 + 15 × 15 का जो मान होगा वो क्या होगा। तो ये अगर आप गौर से देखेंगे तो या तो ये आप इस आइडेंटिटी से भी इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, a² + 2ab + b²। इससे क्या हो जाएगा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a को माना 12 और b को माना 15, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया 27, और 27 का जो स्क्वायर क्या होता है आपका 729। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। तो ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको सेकेंड वे से कर सकते हैं। 12 × 12 कितना हो जाएगा आपका 144, 12 × 15 × आपका 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 360, और 15 × 15 कितना हो जाएगा आपका 225। 15 × 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 225। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा 729। जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, ये भी 729। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 श्रमिकों के समूह में 5 श्रमिक मिस्त्रीगिरी और काठ दोनों में अच्छे हैं। किस में अच्छे हैं, मिस्त्रीगिरी और काठ दोनों में अच्छे हैं। 3 श्रमिक केवल काठ में अच्छे हैं और 3 दोनों में से अच्छे नहीं हैं। तो मिस्त्रीगिरी में कितने अच्छे हैं, अब देखिए 15 टोटल श्रमिक हैं, जिनमें से 3 तो दोनों कार्य में ही अच्छे नहीं हैं, तो इनको माइनस कर दीजिए। और 3 जो श्रमिक हैं वो केवल काठ में है अच्छे हैं, तो ये 3 भी माइनस हो जाएंगे। तो टोटल माइनस करने पर 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9। मतलब ये जो 9 मिस्त्री हैं उनमें से कुछ तो मिस्त्रीगिरी और काठ दोनों में अच्छे हैं और कुछ केवल मिस्त्रीगिरी में अच्छे हैं। तो टोटल कितने मिस्त्रीगिरी में अच्छे होंगे आपके 9। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 646 को कितनी बार 81 से विभाजित किया जाता है कि शेष फल 81 से कम हो। तो 686 को हमने विभाजित किया 81 से। 81 से हम इसको कितनी बार विभाजित कर सकते हैं, हम 7 बार विभाजित करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 567 यहाँ पर आया। जब इसको माइनस किया तो ये माइनस करने पर क्या हो जाएगा आपका ये 9 आ गया, यहाँ पर ये आ गया आपका 79। कितना आ गया 79, जो कि आपका 81 से कम है। तो कितनी बार विभाजित करना पड़ेगा आपको 7 बार यहाँ पर विभाजित करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्षों में ए 10 वर्ष पूर्व वाले बी की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो ए को क्या कैलकुलेट किया गया है 10 वर्षों में, मतलब 10 वर्षों के बाद जो ए की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी बी की आयु का 2 गुनी। कब की 10 वर्ष पूर्व वाले, मतलब बी की जो आयु 10 वर्ष पहले थी उसकी 2 गुनी हो जाएगी। और अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं b + 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो a + 10 बराबर क्या हो जाएगा 2b - 20। इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2b - 20 - 10, यही लिखेंगे हम इसको। ये इधर जाएगा तो इधर आपका माइनस में हो जाएगा। a को हमने यहाँ क्या माना है b + 9, तो b + 9 बराबर क्या हो जाएगा 2b - 30। अगर इस वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे और इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो 2b में से b को माइनस किया तो कितना हुआ b हुआ, और 30 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो b की आंसर क्या आएगा यहाँ पर 39। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि यदि वर्ग की एक भुजा प्रत्येक भुजा 6 गुना तक बढ़ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अच्छा,
पहले जो भुजा है वो a इंटू ए दी है, अब भुजा आपकी 6 गुना बढ़ गई है तो 6 इंटू 6 हो जाएगी। पहले इसका क्षेत्रफल कितना आता ए स्क्वायर, अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 6 इंटू 6 मतलब 36 ए स्क्वायर। तो कितना बढ़ गई है, वर्ग के क्षेत्रफल कितना तक बढ़ गया है 36 गुना तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। यदि इस वर्ष यह जनसंख्या 6,24,000 है तो पिछले वर्ष की जनसंख्या क्या है। अच्छा, अभी जनसंख्या मान ली हमने 100% है, 100% क्या दी है 6,24,000। पिछले वर्ष 4% कम होगी तो कितनी होगी 96% होगी। तो 6,24,000 का 96% कितना निकालेंगे हम, तो डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो 624 इंटू 96 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 624 ये 0 यहाँ पर कर दिया, ये आ गया आपका 100 माइनस 4 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 62400 माइनस के 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे सिंपल करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा 25960। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5,99,040। 5,99,040 आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 5,99,040 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर सीता और गीता जुड़वा है। अब उनके परिवार की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। मतलब सीता प्लस गीता प्लस मदर प्लस फादर, यहाँ पर दिया है माता और पिता शामिल हैं। तो इनकी जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। मतलब 23 में हम मल्टीप्लाई 4 का कर देंगे तो इनकी जो टोटल आयु निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 92। कितनी निकल के आ जाएगी टोटल आयु इनकी 92। अब यदि एक जुड़वा को अलग कर दिया जाता है तो 4 महीने पश्चात शेष 3 सदस्यों की औसत आयु 27 हो जाएगी। तो 3 सदस्यों में 4-4 महीने अगर जोड़ेंगे तो 4 इंटू 3 12 महीने जोड़ेंगे तो 12 महीने मतलब 1 साल जुड़ जाएगी। तो क्या करेंगे, अगर हम सीता को हटा देते हैं, हमने यहाँ ले लिया गीता प्लस मदर प्लस फादर प्लस 4-4 महीने इनके जुड़ के कितना हो गया 1 साल हो गया। ये कितने के बराबर हो गया 27 इंटू 3। 27 इसका एवरेज था, 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया आपका 81। 81 में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो 81 में से 1 को माइनस करने पर क्या आया, यहाँ पर चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं 80 आपका सीता मदर और फादर का आ गया। तो यहाँ पर ये जो सीता की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मतलब 92 में से अगर आप 80 को माइनस कर देंगे तो सीता की आयु यहाँ पर क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो अब पूछा है कि पिता माता से बताया है इसमें कि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं। तो माता से 4 वर्ष बड़े हैं, m+4 है फादर की एज। तो पिता की आयु क्या है। अच्छा, हमें ये दोनों जुड़वा थी सीता और गीता, तो एक की 12 मिल गई तो दूसरे की भी क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर 12। एक की 12 है दूसरे की भी 12 हो जाएगी। मदर की एज हम m लिख देंगे और फादर की एज यहाँ पर कितनी लिख देंगे। चलिए फादर की एज को हमने f ही मान लिया और मदर की एज को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर अगर हम इसको इधर लिख देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो इसको लिख देंगे हम +f-4। ये किसके बराबर हो जाएगा 92 के। तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24। 24 में से 4 को माइनस किया तो 20 आया। तो 2f की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 92 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 72। कितनी आ जाएगी यहाँ पर ये एज 72 आ जाएगी। यहाँ पर जो एज होगी वो तो 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 36 बार। 2 से 72 आपका कितनी बार डिवाइड होगा 36 बार। तो फादर की जो एज होगी वो क्या आ जाएगी 36। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक टंकी को भरने में एक नल को 6 घंटे लगते हैं। नल ए को कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे और नल बी को उसी टंकी को भरने में कितने घंटे लगते हैं 4।
नल बी को कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। तो दोनों नल टंकी को एक साथ कब तक भर देंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब टोटल कैपेसिटी 12 आ गई। ये 2 भरेगा 1 मिनट में, और ये कितना भरेगा, सॉरी 1 घंटे में ये 2 यूनिट भरेगा, और ये कितना भर देगा, ये 3 यूनिट भर देगा। टोटल कितना है, 12 है। 12 को ये दोनों मतलब 5 मिलके भरेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सही 2/5। 2/5 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 कर दिया, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 12, 12 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो 2 घंटे 24 मिनट आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूरज ने 1760 रुपए की एक टेलीफोन खरीदा। उसने शिवन को 25% की छूट पर बेच दिया, तो विक्रय पर सूरज को कितनी हानि हुई। खरीदा उसने कितने में था, 100% में, मतलब कितने में, 1760 रुपए में खरीदा। अब उसने 25% की उसको छूट दे दी, तो 25% की छूट दी मतलब उतने की ही उसको हानि हुई होगी। तो यहाँ पर सिंपली 25% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 1760 इंटू 25 बटे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। 25 को 100 को हमने 25 से डिवाइड कर दिया 4 बार, और 4 से इसको डिवाइड कर दिया, ये कितनी बार डिवाइड होगा, 440 बार। तो कितनी हानि हुई उसको, 440 रुपए की हानि हुई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 100 किलोमीटर पर एक कार अपने पहले 100 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और अगले 100 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो पहले 100 किलोमीटर पर वो कितनी चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस अगले 100 किलोमीटर पर वो कितनी चली, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो समय आएगा वो टोटल समय कितना निकल के आएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, यहाँ 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, ये आया आपका 3, ये आया 5, और ये 5 से 2 बार। 5/3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3 + 2 किया, 11/3 आ गया आपका। समय कितना आ गया, 11/3 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि 200 किलोमीटर की औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, 200 किलोमीटर की औसत चाल निकालनी है। तो 200 को हम डिवाइड किससे कर देंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 11 इंटू 3 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 11 इंटू 3 से। तो ये कैलकुलेट करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जो औसत चाल आएगी वो क्या आ जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टोटल आपका कितना होगा, लगभग आपका 54 कुछ आएगा। तो ये लगभग कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 55 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 3 व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु है वो 2:3:5 के अनुपात में है। अब 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 30 था। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। अभी वर्तमान आयु में अनुपात कितना दिया है, 2x प्लस ले लिया हमने 3x प्लस क्या कर दिया 5x। इसमें ये अनुपात दिया गया है हमें। अब 10 वर्ष पूर्व दिया है, तो तीनों की एज में से जब हम 10-10 माइनस करेंगे, तो 10-10 माइनस करने पर टोटल कितना माइनस होना चाहिए, 30 माइनस होना चाहिए। और इसका जो टोटल दिया है वो कितना दिया है, 30 दिया है। तो 2 और 3 और 5 बराबर कितना हो गया, 10x। 10x माइनस 30 बराबर 30। तो 30 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 10x बराबर किसके हो गया, 60 के। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, सीधी सीधी आपकी 6 के बराबर आ गई। तो 2 की जो एज होगी 6 दूना 12 हो जाएगी। 3 की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, 6 18 हो जाएगी। और 5 की क्या हो जाएगी, 30। 12 18 30 आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। तो ये इनकी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति के पास 2 सेल फोन है। उसने एक को 20% की हानि के साथ 4000 रुपये में बेचा। उसी प्रकार दूसरे सेल फोन को 20% लाभ पाने के लिए उस फोन को विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए।
अब अगर मूल्य 100% है और उसमें वो 20% की हानि के साथ बेच रहा है, तो कितने परसेंट पे बेचेगा उसको? वो उसको 80% पे। तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आपने 20 से 5 बार डिवाइड कर दिया और ये आपने 4 बार डिवाइड कर दिया। ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 5 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उसने 20% हानि पर मतलब 4 में उसको बेच दिया। अगला जो सेल फोन है उस पर 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब अगर 100 का है वो तो उसको 120 में बेचना है, तो इसका और इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 5 और 6 रेशियो आ जाएगा। अच्छा, पहले वस्तु उसकी 5 में थी, उसने 4 में बेची, अब उसकी वस्तु जो है 5 की है उसको 6 में बेचनी है। ये उसने 4 में बेची थी, 4 नहीं 4000 में बेची थी, तो अब उसको 6 में बेचनी पड़ेगी, तो 6 की जगह वो कितनी में बेचेगा? 6000 रुपये में। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या है? 1000 है, तो 1000 का ही मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6000। तो डायरेक्टली आप इसको क्या कर देंगे? 2 लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6000 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि पूर्व स्वामित्व वाले स्कूटर को 2970 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने स्कूटर को किस दर पर बेचना चाहिए? अगर पहले उसका मूल्य था 100 था और उसको 10% हानि हुई, तो मूल्य कितना हो गया? 90। तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा? 10 और 9। ये CP था और ये SP। अब उसको 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए पहले क्या था? उसका मूल्य 100 था, उसको कितने में बेचना चाहिए? 120 में। इसी के मतलब ये CP दोनों की अगर बराबर होगी तो हम इसको 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, तो ये 10 में अगर उसने खरीदा तो ये कितने में बेचना चाहिए? उसको 12 में बेचना चाहिए। तो यहाँ से पहले उसने कितने में बेचा? 2970 रुपये में। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ क्या दिया है? ये दिया है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 330। तो यहाँ पर भी अगर वो 330 का ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले वो 10 की वैल्यू थी, कोई भी 10 की वस्तु थी, उसने 9 में बेची 10% हानि के साथ, तो उसने कितने में बेची? 1970 रुपये में। अब वो 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में बेच रहा है 20% के लाभ पर, तो वो वैल्यू कितने में बेचेगी? वो आ जाएगा यहाँ 12 36 की 6 और ये कैरी आ गया आपका 3 और ये 36 और इंटू 3 कितना आ गया? 3960। अब वो कितने में बेचेगा उसको? 3960 में उसको बेचेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि A एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। दोनों एक कार्य को साथ समाप्त करते हैं और 300 रुपये प्राप्त करते हैं, तो A का हिस्सा क्या होगा? इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे, 12 आएगा, इसका काम 2 आएगा, इसका काम 3 आएगा। तो इनका जो हर चीज में पार्टनरशिप होगी वो A का रेशियो कितने आएगा? 2 का, और B का रेशियो कितने का आएगा? 3 का। तो दोनों कितने रुपए प्राप्त करती हैं? 300। तो दोनों की यहाँ टोटल वैल्यू क्या दी है? 5 कितना दिया है? 300 बराबर, तो हमें निकालना है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 300 इंटू 2/5 कर देंगे, 5 से ये 6, तो 60 इंटू 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 120। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि x का x% 25 हो तो x क्या है? अब दिया है x का जो x% है वो 25 दिया है, तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आएगी? 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 25 इंटू 100, और x का जब x निकालेंगे तो 25 का और 100 का दोनों का हम अंडर रूट ले लेंगे, तो 25 का अंडर रूट क्या आएगा? 5, और इसका 100 का अंडर रूट क्या आएगा? 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधी सीधी 50। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि रेशमा की आयु 2 वर्ष पूर्व जितनी थी, रश्मि उसकी 2 गुनी आयु की है। तो हम अगर रेशमा को अगर हम A मान लें और रश्मि को B मान लेते हैं, तो रेशमा की आयु, रेशमा मतलब A की आयु 2 वर्ष पूर्व जितनी थी, तो इसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया, तो रश्मि की आयु
उसकी रश्मि उसकी 2 गुनी आयु की थी। तो अगर इसका 2 गुना करते हैं तो ये बराबर किसके होना चाहिए, रश्मि के। रश्मि को हमने b माना था। अब दिया है कि दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष दिया है, तो a माइनस बी क्या दिया है, 2 दिया है। सॉरी, b यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि इसका 2 गुना करने पर b आ रहा है, तो b क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका, b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई, 2a माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा, b को हमने a प्लस 2 मान लिया, तो इसको हम बराबर किसके कर देंगे, a प्लस 2 के। तो a को हम इधर लेके आएंगे तो 2a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, a, और 4 को इधर लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 का। a को हमें किसका पूछा है, रश्मि की वर्तमान आयु, और रश्मि की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, b। तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 बराबर के 8। b कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 बराबर 8, तो 8 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यालय में खेल के 3 दल हैं। बास्केटबॉल दल में 23 खिलाड़ी हैं, 20 खिलाड़ी हॉकी दल में हैं और 25 खिलाड़ी फुटबॉल दल में हैं। किसमें, बास्केटबॉल में है आपके, बास्केटबॉल में कितने हैं, 23 हैं, हॉकी में दिए हैं 20 खिलाड़ी और फुटबॉल में कितने दिए हैं, 25 दिए हैं। अब इनमें से 16 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 17 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं और 10 सभी 3 खेल खेलते हैं। तो कुल कितने खिलाड़ी हैं, ये हम कैसे निकालेंगे, ये इसका जो आंसर है वो हम कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर इसके आंसर को निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है कि तीनों अलग अलग खेल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 23 प्लस 20 प्लस 25 खेलते हैं, और तीनों कितने खेलते हैं, 10 खेलते हैं। इनको जोड़ के इसमें से जो 2 कॉमन खेलते हैं उनको माइनस कर देंगे सिंपली। तो 16 को इधर माइनस कर दिया और फिर 17 को माइनस कर दिया और फिर 15 को यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 20, 23, 25 और 10 टोटल मिला के कितना हुआ, 78। 78 में से इनको मतलब 48 को माइनस कर दिया तो ये टोटल कितना निकल के आया, 30। तो 30 जो खिलाड़ी हैं वो कुल खिलाड़ी हैं जिनमें से 23 बास्केटबॉल खेलते हैं, 20 हॉकी खेलते हैं और 25 आपके जो है फुटबॉल खेलते हैं। कॉमन भी दिया है, कितने कितने खिलाड़ी कॉमन हैं, 10 सभी खेलते हैं। तो टोटल खिलाड़ी कितने दिए हैं, 30। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका इसके समान पता देखना है इसमें से कि इसके समान कौन सा पता दिया है। तो इसके समान पता देखने के लिए आप पहले के पूरा समान दिया है आपका, दूसरे के अब देखते हैं दूसरे तीसरे चौथे में क्या रिलेशन दिया है। दूसरे के एक जैसा दिया है आपका, तीसरा पहले के दूसरा बराबर दिया है, तीसरा है वो भी आपका पूरा का पूरा सेम ही दिया है इसमें, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, चौथा जो दिया है उसमें आपका मिस्टेक है, कहाँ पर, यहाँ पर 38 170 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है आपका 33 170। क्या दिया है, 33 170। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब 4th ऑप्शन आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि आयु के विषय में पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी आयु इन सारी वैल्यूज का लघुत्तम समावर्तक है। तो या तो आप इनका सीधा लघुत्तम निकाल लीजिए या फिर ऐसा करके देख लीजिए कि ये जो वैल्यू दी हैं इनका आपका ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें डिवाइड जा रहा है क्या। इस संख्या में अगर इन सभी का डिवाइड जा रहा है तो इस संख्या का लघुत्तम भी आपका 36 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी 36। और आप यहाँ पर इसका लघुत्तम भी निकाल के देख सकते हैं। तो 2 3 3 6 12 और 36 का जो लघुत्तम होगा वो क्या होगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ये 1 बार, ये 3, ये 3 और ये भी 3 बार, ये 6 बार और ये 18 बार।
3 से इसको डिवाइड किया, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये 2 और ये 6 बार होगा। और फिर 2 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर ये संख्याएं जैसी की तैसी आ जाएंगी, ये 2 और ये 1 बार। 2 इंटू 3 मतलब 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा आपका सीधा सीधा 36। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें भी गलत संयोजन पहचानना है। यहाँ पर एक ये क्रम दिया गया है, तो इसमें क्या दिया है देखिए, बीच वाली संख्या 20 0 35 20 35 20 35, यहाँ 20 33 और यहाँ 20 35। तो जो गलत दिया है वो कौन से में दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें हमें इन सारी संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए पहले हमें ये सारी संख्याएं ऐड करनी पड़ेंगी। ये सारी संख्याएं ऐड करने पर कितनी आएंगी 528। टोटल संख्याएं कितनी हैं 6, और इनका जो आंसर आएगा वो इसका 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार आ जाएगा आपका 88 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 88। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, प्रतिवर्ती एंगल AOB 220 है। मतलब ये जो एंगल दिया है वो कितना दिया है आपका 220 का। तो नीचे का एंगल कितना होना चाहिए आपका 360 में से कितना 220 माइनस होगा, तो ये कितना होना चाहिए आपका 140। ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 140 का। और केंद्र पर बना जो आपका कोण होता है उस कोण का आधा होता है हमेशा जो कोण आपके सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर बना होता है। तो आधा कोण इसका कितना हो जाएगा 140/2 मतलब 70 डिग्री। ये जो कोण आएगा वो कितना आएगा 70 डिग्री का, और हमें ACB यानी यही कोण कैलकुलेट करना था। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 70। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये जो कोण दिया है वो दिया है आपका 220 का, तो ये कोण कितना निकल के आ जाएगा 140 का, और ये कोण इसका आधा होता है तो ये कितने का हो जाएगा 70 का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि AB पैरेलल टू CD है, ये लाइन दोनों समांतर हैं, और EF तिर्यक रेखा है। ये जो रेखा दी है वो तिर्यक रेखा दी है, ये F दिया है। x का मान ज्ञात करना है। x का मान हम यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए तिर्यक रेखा के अगर ये एंगल इतना है तो ये एंगल भी आपका 4x + 10 ही होगा, और इन दोनों एंगल का जो ऐड होता है वो कितना होता है 4x + 10, और x + 20 का जो बराबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 x बराबर 5x, ये कितना हो जाएगा 30, ये 180 आपका यहाँ पर हो गया। 5x बराबर कितना हो गया 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 150। 5 से इसको डिवाइड कर दिया 30 बार, तो x की वैल्यू सीधी सी यहाँ पर कितनी आ गई 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितना आया आपका, दोबारा से इसको करते हैं, 30 नहीं दिया है यहाँ पर आंसर। हमें किसका आंसर निकालना है x का ही। तो 4x + 10 बराबर प्लस कितने के दिया है 4x + 10 प्लस किसके दिया है x + 20 बराबर दिया है 180 के। ये कितना हो जाएगा आपका 30 को इसमें से माइनस किया तो कितना आया 150, और ये कितना आ गया आपका 5x। कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 5x आ जाएगा। तो 5 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो 30 ही आपका यहाँ पर आंसर आएगा, जो आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। आप इसको यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, ये 30 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। ये 3 चौक 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 130। 130 और 150 कितना होता है 180। तो ये आंसर आपका 30 ही राइट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि 23 की पावर 29 की पावर 23/29 की जो घात दी है वो दी है आपकी -4। 23/29 की घात दी है 5 और
यहाँ पर भी 23/29 की घात कितनी दी है, 2x माइनस के 1। ये सारे आधार जो हैं वो सेम हैं, तो हम घातों को कंपेयर कर देंगे। ये घात -4 दी है, मल्टीप्लाई है तो हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर इस घात को ऐड कर देंगे, बराबर किसके हो जाएगा, 2x माइनस 4, 2x माइनस के 1 के ये बराबर हो जाएगा। तो 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस 1, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस वाली 1 इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 आई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, x कितना हो जाएगा, 1। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, ये हमें सॉल्व करना है। तो 3375 को क्या लिख सकते हैं, 3375 को ये क्या होगा, ये 3375 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। नीचे 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 × 8। इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16/5 से। तो इसमें से क्या निकल के आएगा, इस 3 के जोड़े में से 1 बाहर निकल के आएगा, ये 5 के जोड़े में से 1 5 बाहर निकल के आएगा, बटे में 8 कर देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 16/5। 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, 8 से 16 को कैंसिल किया 2 बार, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 3 × 2 कितना होता है, 6 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होते हैं, यानी कि जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो किसके द्वारा गार्ड किए जाते हैं, वो गार्ड किए जाते हैं गार्ड सेल के द्वारा। रक्षित किसके द्वारा होंगे, रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गार्ड सेल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जो इंटरसेलुलर कनेक्शंस होते हैं, अंतरा कोशिक संयोजन होते हैं पादप कोशिकाओं में, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं। जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं जो पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका के संयोजन करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप दिया है 56 और इसके समांतर भुजाएं 13 सेंटीमीटर के बराबर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके से ये ट्रेपेजियम दिया है हमें, इसका जो असमांतर भुजाएं मतलब ये भुजाएं 13 की दी हैं और इसकी जो ऊंचाई दी है ये दी है हमें 12 की। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे देखेंगे, इसका परिमाप दिया है हमें 56। तो 56 में से अगर हम 13 और 13 26 को माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 20। इस साइड का मतलब ये साइड हमने मान ली A और ये साइड मान ली B, तो इनका दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। और समलंब चतुर्भुज का जो यहाँ पर कितना आएगा, ये 30 आएगा। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू इसका इनका दोनों का योग मतलब 30 और हाइट ये होता है इसका फॉर्मूला। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 15 बार, 15 × 12 कितना होगा, 15 × 12 हो जाएगा आपका 180। 15 × 12 कितना हो जाएगा 180। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा 180 आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा 3.6 है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। ये एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज आ गया। एक भुजा दी है हमें 3.6, तो इसके सामने की भुजा भी इसी के बराबर होगी। तो टोटल परिमाप दिया है, ये भी a मान लिया हमने, ये a मान लिया, तो 2a + 3.6 3.6 कितना हो जाएगा 7.2। ये किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर। तो 2a कितना हो जाएगा 12 में से 7.2 को घटाया 4.8, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 2.4। तो ये कितना आ जाएगी, ये लाइन भी आपकी 2.4 और ये लाइन कितनी आ जाएगी आपकी 2.4। तो दूसरी भुजा निकालनी थी, दूसरी भुजा कितनी निकल के आ गई 2.4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 60 है यदि एक संख्या दूसरी से 14 बड़ी है।
तो निम्न तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब दो संख्याओं का योग क्या दिया है, दो संख्याएं मान ली ए और बी, इनका योग दिया है 60। एक दूसरी से 14 बड़ी है, मतलब कि दोनों का अंतर जो होगा वो 14 हो जाएगा। तो इसके बराबर इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऐड करने पर आया 2a और ये ऐड करने पर आया आपका 74। तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर 37। a बराबर कितना हो जाएगा 74/2। ये कितना होता है 37। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 5000 रुपये की धनराशि को 8% वार्षिक दर ब्याज पर नियत समय पर ब्याज कितना दिया है 832। तो अवधि की गणना कीजिए। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। क्या करेंगे, 8% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू रहती है, 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, देखिए आप 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू 8/100 मतलब 2/25 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/25। अब 5000 का 2/25 कितना होगा, 5000 का 2/25 कितना होगा, 25 से ये 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 400। पहली साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8% की दर से 400 निकल के आएगा। दूसरी साल का ब्याज भी कितना निकल के आएगा 400, और 400 का 2/25 कितना होगा 32 होगा। 400 का 2/25 कितना हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो गया 8 बार 25, सॉरी ये कितने बार डिवाइड होगा टोटल 4 इंटू ये आपका 2 इंटू 8 बार डिवाइड होगा, मतलब 16 बार डिवाइड होगा ये 25 400 आपका। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32। तो 32 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब कैलकुलेट करके देखिए आप इसको, टोटल ये ब्याज कितना आ रहा है 400 400 800 832 आ रहा है। तो ये कितने सालों का जोड़ा गया है, एक और दूसरी 2 सालों का जोड़ा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। और आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ब्याज इसमें जोड़कर आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ पर मिश्र धन 5832, ये बराबर किसके होगा 5001 प्लस r मतलब 8/100 की पावर n। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी जो n का सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 2। n का सॉल्यूशन यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 2 n बराबर कितना हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि बेलन का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो LSA लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पास सतह क्षेत्र क्या होगा। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है πr²h, ये किसके बराबर दिया है 924 के। यहाँ से h हमें दिया है 6, तो हम क्या निकाल लेंगे r² निकाल लेंगे। तो 22/7 यहाँ दिया है, h कितना दिया है 6, तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी 924। 11 से ये डिवाइड किया हमने, जब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पर ये कितना आएगा, यहाँ पर ये कैंसिल करने पर आएगा टोटल 6 से हमने पहले इसको कैंसिल कर दिया, 6 से कैंसिल करने पर ये आया आपका 154। 22 से फिर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल होगा आपका 7 बार। 11 से कर लीजिए, या तो 11 से ये 2 बार होगा, ये 11 से 14 बार होगा, फिर 2 से 14 डिवाइड होगा आपका 7 बार, और ये 7 एक यहाँ पर है, ये भी आपका इधर चला जाएगा। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 7 × 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा √ इसका, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब r हमें क्या पता चल गया, यहाँ से 7 पता चल गया, और इसका जो LSA सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 2πrh। ये सर्कल इस तरीके से था, ये बेलन का ले लिया हमने, तो 2πr इस सरफेस की परिधि हो गई, और h मतलब ये आपका ये पूरा सरफेस एरिया इस चीज़ का निकल के आ जाएगा। तो 2πrh क्या लिख देंगे, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r हमने अभी निकाला है 7, और ऊंचाई हमको दी है 6। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया,
22 इंटू 2 हो गया 44, 44 इंटू 6 आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 264। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार एक कुर्सी को 630 रुपये में बेचकर 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार इसी कुर्सी को 612 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो 630 रुपये में अगर वो उसको बेचता है तो 5% का लाभ कमाता है, यानी कि वो 105% उसका मूल्य होता है। अगर वो बेचेगा 612 में तो उसका मूल्य देखते हैं कितना निकल के आएगा। तो 105 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 612 डिवाइडेड बाय 630 कर देंगे। तो इसका डिवाइड करेंगे जब इसमें तो ये 5 बार जाएगा। 5 का जब यहाँ हम इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 6 बार जाएगा, 6 बार, 6 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 102 बार। तो ये वैल्यू 612 की वैल्यू कितनी आएगी 102, और ये कितना है 100 में कितना जोड़ने पर 2 जोड़ने पर, तो 2% का क्या हो जाएगा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है अगला आपका दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30% बड़ा हो। ये हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया। इसमें क्या दिया है, बड़े कोण की माप ज्ञात करनी है। क्या दिया है, छोटा कोण सबसे बड़े कोण के दोगुने से 30 बड़ा है। तो ये छोटा कोण हमने मान लिया x, तो ये जो बड़ा कोण है वो क्या होगा, वो बड़ा कोण जो होगा वो इसके दोगुने से, मतलब 2x से भी छोटे कोण के दोगुने से 30 डिग्री बड़ा हो। तो ये जो कोण आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 13। ये कोण कितना निकल के आएगा आपका 2x प्लस के 30, ये निकल के आएगा आपका। अच्छा ये इस तरीके से था ये क्वेश्चन, ये पैरेललोग्राम था। इसमें ये एंगल मान लीजिए x था, तो ये एंगल आपका कितना था 2x प्लस 30 था। अब आमने सामने के एंगल्स का जो योग रहता है वो कितना होता है 180 होता है। तो 2x प्लस 30 प्लस x बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 के बराबर। 2x प्लस x बराबर कितना हो गया 3x, और 30 को हम इधर ले जाएंगे तो 180 में से 3 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 150। 3 से इसको कैंसिल किया, ये आ गया आपका 50। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 50 निकल के आ गई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2 मतलब 100 प्लस 30 बराबर 130। तो बड़ा कोण सबसे बड़ा कोण की माप क्या हो जाएगी 130 डिग्री। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है आपका कि ABC नाम तीन मिट्टी के घड़ों को ABC नाम दिया गया है। A में कुछ घोंगे हैं, मतलब A में क्या है कुछ घोंगे हैं, B में क्या है शैवाल है, और C में क्या है घोंगे प्लस शैवाल दोनों प्रविष्ट किए गए हैं। अब उपर्युक्त तीनों में से कौन सा घड़ा अधिक समय तक रहेगा। तो जो घड़ा अधिक समय तक रहेगा वो रहेगा आपका C नंबर का घड़ा, जिसमें घोंगे और शैवाल दोनों हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, घोंगा जो होता है वो शैवाल को खाता है। अकेले घोंगे होंगे वो मर जाएंगे, अकेले शैवाल होंगे वो भी मर जाएंगे। तो घोंगे क्या करेंगे, घोंगे शैवाल को खाते हैं, घोंगे शैवाल को खाते हैं और क्या बनाते हैं CO2 बनाते हैं। और शैवाल क्या करता है, जो बची हुई शैवाल होती है वो CO2 को लेती है और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाती है O2 बनाती है। क्या बनाती है, प्रकाश संश्लेषण से O2 बनाती है, जिससे क्या होते हैं घोंगे जीवित रहते हैं, जिससे घोंगे जीवित रहते हैं। फिर से वो शैवाल अपने प्रोडक्शन करता रहता है वहां से, और घोंगे को अपने जीवन यापन के लिए चीजें मिलती रहती हैं। तो दोनों चीजों को जो सांस लेने के लिए पर्याप्त चीजें मिलती रहती हैं, घोंगे को CO2 घोंगा रिलीज करता रहता है और शैवाल O2 रिलीज करता रहता है। O2 को कौन यूज करता है घोंगा, और CO2 को कौन यूज करता है, इसको शैवाल यूज करता है। तो दोनों चीजें अल्टरनेट
बनी रहती हैं। तो जो आपका घड़ा सी होगा ये सबसे लंबे समय तक बना रहेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि उन जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री के भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो खाद्य सामग्री के भंडारण के दौरान अगर कृंतक पंछी या पशु मतलब रोडेंट वर्ड या एनिमल तीनों होंगे वो उनको क्षति पहुंचाएंगे तो ये आपका सही होगा। अगला दिया है कि सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम ये अगर उपस्थित होंगे ये भी उसको क्षति पहुंचाएंगे। अगला दिया है सिर्फ कीट कृमि जीवाणु खमीर फफूंद ये सभी भी क्षति पहुंचाएंगे। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि बर्ड लेखी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने अपघटकों में पृथक किया जा सकता है। तो बर्ड लेखी क्या होती है? बर्ड लेखी होती है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी द्वारा किस किस को पृथक किया जा सकता है? तो क्रोमैटोग्राफी द्वारा औषधि सम्मिलित रक्त नमूना मतलब रक्त में अगर हम कोई भी दवाई डालते हैं उसका कलर चेंज होता रहेगा तो कलर चेंज का जो भी आपका असर पता चलेगा वो क्रोमैटोग्राफी से ही पता चलेगा। तो औषधि सम्मिलित जो रक्त नमूने होंगे उनको क्रोमैटोग्राफी द्वारा सेपरेट किया जा सकेगा। उनको बर्ड लेखिकी का उपयोग करके उनके मिश्रणों को अपने घटकों में पृथक किया जा सकेगा। इन तीनों को नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि धारा की इकाई निम्न होती है। धारा की इकाई क्या होती है? धारा की इकाई इलेक्ट्रिक करंट की जो आपकी इकाई होती है वो होती है एम्पियर। कूलम्ब किसकी इकाई होती है? कूलम्ब होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी इकाई होती है? कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलम्ब। वोल्ट किसकी इकाई होती है? वोल्ट होती है विद्युत विभव की इकाई। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई होती है। वॉट इकाई होती है पावर की यानी कि शक्ति की। वॉट किसकी इकाई होती है? पावर की यानी कि शक्ति की इकाई होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले किसके समीप निर्मित होते हैं। ये जो क्वेश्चन है अगर आपको याद होगा इससे पिछला पेपर जो हमने कराया था इसी डेट का 7 सितंबर का सुबह की शिफ्ट वाला, उसमें क्या पूछा गया था कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन के बुलबुले कहाँ पर बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन के बुलबुले कहाँ बनते हैं। तो हाइड्रोजन के बुलबुले वहां पर कहाँ बन रहे थे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। तो यहाँ ऑक्सीजन के बुलबुले कहाँ बनेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। कहाँ बनेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक सिरे पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। चंद्रमा अदृश्य किस दिन होता है? चंद्रमा अदृश्य होता है अमावस्या के दिन। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इस दिन को अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाएगा या फिर इसको न्यू मून डे के रूप में जाना जाता है। न्यू मून डे क्यों? क्योंकि इस दिन के बाद से धीरे धीरे चंद्रमा अपना शेप लेना शुरू कर देता है। नया मून होता है वो उगना प्रारंभ कर देता है, इसलिए उसको न्यू मून डे बोलते हैं और इसको अमावस्या दिवस भी बोला जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि वह कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। कब तक? कब तक रहेगी वो? जब तक समय के साथ अपनी स्थिति में वह परिवर्तन नहीं करती है।
समय के साथ अपनी स्थिति में अगर कोई भी चीज परिवर्तन नहीं करेगी तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही कहलाएगी। अगर वो मूव करने लग जाएगी तो वो अब किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब अपनी गतिशील अवस्था में आ जाएगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जाइलम एवं फ्लोएम क्या है। तो जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? जाइलम एवं फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, चालन ऊतक हैं। ये पौधों में एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल ले जाने का काम करते हैं। कोई भी पोषण ले जाना होता है, वाटर ले जाना होता है, तो उसका काम कौन करते हैं? जाइलम एवं फ्लोएम। तो ये क्या कहलाएंगे? कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि चालन ऊतक कहलाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है। किस अवधारणा पर आधारित होता है ये आपका चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन दिया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है वो अधिनियमित किया गया था 1972 में। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो यौगिक रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुष्ट करेंगे वो प्रतिजैविक कहलाएंगे। क्या करेंगे? जीवाणु को नष्ट करेंगे, उनको प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स बोला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि एक कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो कच्चा माल क्या हो सकता है? फूड हो सकता है जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 12x² माइनस के 10x प्लस 2 के गुणनखंड क्या होंगे। किसके गुणनखंड निकालने हैं? 12x² माइनस 10 प्लस 2 के। तो 12 × 2 बराबर कितना होगा? 24। 24 के दो ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 10 आए तो वो क्या हो जाएंगे? 6 और 4। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 12x² माइनस के 6x माइनस के 4x प्लस 2। इसको हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से 6x। तो यहाँ क्या बचा? 2x माइनस 1। और इधर क्या बचा? इधर हमने दो कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा? 2x माइनस 1। फिर से इधर कॉमन बचा तो ये क्या आ गया आपका? 6x माइनस 2। और ये क्या आ गया? 2x माइनस के 1। तो इनमें से दो फैक्टर कौन कौन से हैं? 6x माइनस 2 और 2x माइनस 1, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 में 6x माइनस के 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6x माइनस 2। तो यही आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 5 संख्याओं का माध्य दिया है 14 और एक संख्या को निकाल लेने पर शेष संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? 14.5। तो वो संख्या क्या होगी? कैसे निकालेंगे हम इसको? वो संख्या क्या होगी? 5 संख्याओं का माध्य क्या दिया है? 14। एक संख्या निकाल ली तो 4 संख्याओं का क्या हो जाएगा? 14.5। तो यहाँ पर इसका जो टोटल है वो क्या हो जाएगा? 70। और इसका जो टोटल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 58। तो वो संख्या कौन सी निकाली थी? वो संख्या निकाली थी, इनका डिफरेंस ले लिया हमने 12। कौन सी संख्या निकाली थी? 12। तो 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि इस संख्या में 3a² प्लस 5a माइनस 7 में 3a माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। चलिए भाग दे के देखते हैं। यहाँ पर 3a माइनस 1 का भाग देंगे 3a² प्लस 5a प्लस 7 में। इसमें भाग दिया 3a का भाग इसमें देने के लिए a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 3a²। ये यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a। इसको माइनस किया, यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 5a प्लस a कितना हो जाएगा? 6a। यहाँ क्या हो गया? 7।
इसमें 3a को 6a बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई इधर किया, ये आया आपका 6a। ये कितना हो जाएगा, माइनस करने पर आपका 2 हो जाएगा। ये यहाँ माइनस किया, ये यहाँ प्लस कर दिया, साइन चेंज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9। तो शेषफल कितना बच के आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 9 9 शेषफल बचेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तो x बराबर दिया है √70.56 माइनस के 46.24। तो 70.56 जो है वो किसका अंडर रूट होगा, वो अंडर रूट होगा आपका 8.4 का, और 46.24 आपका किसका अंडर रूट निकल के आएगा 6.8 का। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, इनका डिफरेंस आया 1.6, 2 से इसको डिवाइड किया, ये आया आपका 0.8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ बताते हैं आपको इनका अंडर रूट हमने निकाला कैसे। अंडर रूट हमने कैसे निकाला, ये लिया 70.56, दशमलव आपका बीच में आएगा 56 हमने अलग कर लिया और 70 अलग कर लिया। इसमें जो 6 लास्ट में किस किस की टेबल में आता है, 4 की में और 6 की में। अब जो 70 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आता है आपके 8 8 64 और 9 × 9 81 के बीच में। तो पहला अंक तो होगा आपका 8, दशमलव आएगा। अब इन दोनों में से हम कौन सा अंक लेंगे, कैसे पता चलेगा, देखते हैं कैसे पता चलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 72। ये जो वैल्यू दी है ऊपर वो 72 से कम है, तो हम कौन सा ले लेंगे, कम वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8.4। अब निकाल के देखते हैं हम 46.24 का, 46.24 का निकाला। 4 किस किस के में पहाड़े में आता है, ये आपका 2 के में आता है और 8 के में आता है। अब लिया है 46 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो ये है आपके 6 के और 7 के। 6 के स्क्वायर मतलब 36 से ज़्यादा है, 7 के स्क्वायर मतलब 49 से कम है, इसके बीच में आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आई 42। 42 46 से क्या है, छोटी है। 46 क्या बड़ी है 42 से, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला। तो पहला अंक तो क्या आ जाएगा 6 दशमलव और दूसरा अंक क्या आ जाएगा 8। तो क्या आ गया, दोनों की वैल्यू हमने आपको निकाल के बता दी। पहला क्या आ गया 8.4, दूसरे का क्या आ गया आपका 6.8। इनका जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। डिफरेंस कितना था 1.6, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 0.8 बार। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है। तो हमारे शरीर में अमीबा के आकार की क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs जो होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो अमीबा के आकार की होती हैं। उनका एक कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जो अनडेफिनेट शेप की रहती हैं, वो बिना कोई एक डेफिनेट शेप के वो ब्लड में तैरती रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे, ये पेपर ये थे आपके 7 सितंबर के पेपर के शाम की शिफ्ट के, आपका 3 PM वाला जो शाम को पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस थे। कोशिश से हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे अगला नया पेपर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उसमें। और आशा है कि आपको पसंद आएगा सेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। थैंक यू।